Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series, which is complete coverage of international relations. Complete coverage of international relations. और ये complete word यहाँ पे बड़ा importance रखता है because तुमने previous videos भी देखे होंगे जो मैंने इस series में बनाए. मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस पर वीडियो बनाया और इंडिया चाइना रिलेशंस पर एक पार्ट में नहीं 5 पार्ट्स में वीडियो बनाया. In other words, ensuring कि every nook and corner of this topic is covered. ये सही मायनों में complete coverage of international relations है. उसी एस्पेक्ट पे मैंने एक नया अब टॉपिक लिया है, दैट इज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, जिसका एक वीडियो आई होप तुम लोग देख चुके होंगे. और अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन कंटिन्यूएशन. सो ये होगा पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो यहाँ पर है. और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला. आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट टच द tip of the iceberg and run with the finishing of the course. No, I am trying to do complete coverage of international relation. International relation एक ऐसा पार्ट है of UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो क्वेश्चंस आते तो है लेकिन एस्पिरेंट्स को पता नहीं चलता ये पढ़ना कहाँ से है और किस स्टाइल से करना है. So in that way, I'm trying to help you out in your preparation for the international relations so that तुम parallelly ये सब कुछ तैयार करो. I'm Dr. सिद्धार्थ अरोरा. अकेडमी में मुझे मेरे रेफरल कोड सिड लाइव के नाम से जाना जाता है. SIDLIVE. सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है. आप इस कोड का प्रयोग करिए. प्लीज यूज दिस कोड जब भी आप प्लस क्लासेस लीजिए की सब्सक्रिप्शन लीजिए या आइकॉनिक क्लासेस की सब्सक्रिप्शन लीजिए या फिर आप कोई कॉम्बैट कोर्स या कोई भी कोर्स फॉर अन अकेडमी लेते हो, प्लीज यूज द कोड सिड लाइव. You will get an immediate and a huge discount in your subscription. Also, very very important कि तुम टीम सेट लाइव का पार्ट हो जाओगे and I'll be very very happy to teach you. So we are sharing some of the contacts जहाँ से आप हमें साथ कांटेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिलेशन में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आई विल शेयर इट विद यू. कोई नया कोर्स आएगा मैं शेयर करूंगा. तुम्हें पीडीएफ शेयर करना है मैंने कि कोई नया एमसीक्यूज का मुझे तुम्हें बताना है कि ये सेट ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो. एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है जिससे कि आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो, तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए तो भी आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द बेटर वेज इन विच हम आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, यू मोस्ट वेलकम. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एंड दैट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी आपके लिए 29 जुलाई, बहुत ही जरूरी है, पहले डेट देख लो, 29 जुलाई 2022 तक के लिए आपके लिए एक ह्यूज ऑफर लेकर आए. वैसे तो अन अकेडमी के सारे प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आर वेरी वेरी रीजनेबल. आप एक बार ऑफ द सो कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड में जाकर देख कर आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि अन अकेडमी 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ाने को तैयार है एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. एंड ये ताकि आपको मनी के हिसाब से कोई खास तकलीफ ना हो. लेकिन फिर भी देखिए कि ये अन अकेडमी आपके लिए और भी ऑफर्स लेकर आ रहा है. सो टिल 29th ऑफ जुलाई अगर आपने सिड लाइव कोड यूज किया, जहां पर आपने अन अकेडमी की वेबसाइट है और या ऐप है वहां पर जहां रेफरल कोड की जगह है वहां पर SIDLIVE लिख दिया और आपको 20% डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा. 20% डिस्काउंट मिलेगा और 6 महीने तक की एक्सटेंशन मिल सकती है इन योर सब्सक्रिप्शन, चाहे वो प्लस क्लासेस हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. सो डबल हो गया. इन अदर वर्ड्स आप सिड लाइव कोड यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी. ऐसे मौके जाने नहीं देने होते हैं. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ. वी आर ऑन एन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. और ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया 29 जुलाई तक का ऑफर है. एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आज ही शाम को, ओके। और अगर आपने लेट मिस किया नहीं हुआ, आई होप, तो मैं एक अन अकेडमी का लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ ऑन पॉलिटी। 10 मिनट है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और अगर तुमने इसमें फर्स्ट रैंक पा लिया तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें यूपीएससी नोट्स 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये क्या है सर? यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0, ये 20 बुकलेट्स है जो अन अकेडमी ने आपके लिए बनाई है, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इंटीग्रेशन है, टाइमलाइंस है, माइंड मैप्स है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। अगर आपने 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको ये फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपने आज के टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया तो भी आपको ये फ्री मिलेगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। ऑल्सो अगर आप मेरी लैंडमार्क जजमेंट्स का एक पूरा प्लेलिस्ट है, मैंने 25 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स, बेसिक्स ऑफ पीएसआईआर, पॉलिटिकल थ्योरी और 100 से ज्यादा एमसीक्यूज मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं। अगर तुम करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाला है। अपना नाम डालिए, फोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, इसको टिक मार्क करो एंड वॉच नाउ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, तुम्हें हम किसी भी तरह से हेल्प करें, चाहे वो सीएससी एसईओ प्रोग्राम है जिसमें 1 ईयर एक्सटेंशन मिल जाएगा विद एवरी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, या फिर लोन, सब कुछ अन अकेडमी तुम्हारे लिए ऑफर कर रहा है विद वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज, डेडिकेटेड डाउट सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग। GS Combat will happen on July 31st, 11 a.m. Scholarship worth 4 crores and more. Don't miss this part. तो हम आपको रियलिस्टिक चांस देना चाहते हैं, हम आपका साथ निभा रहे हैं। You're a wise gang of students, take a wise decision, but take it now. Now. हमने पिछले पार्ट में किया था, पार्ट 1 में हमने किया था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। ये बड़ा जरूरी है कि आप उन वीडियोस को वॉच करिए। ओके, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। हैविंग सेड सो, ये पार्ट 2 है, डज नॉट मीन कि हम अचानक ही जंप कर जाएंगे इनटू द टॉपिक, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे इसमें बताना पड़ेगा। तो मैं, जो हमने 1 घंटे का वीडियो बनाया होगा, होपफुली जो भी है, तो हम उस वीडियो को अब अगले 2 मिनट में रिकैप कर देंगे, बिकॉज उसके बिना तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हमने स्टार्ट किया था, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस आर वर ऑलवेज स्लाइटली स्ट्रेन्ड, और इसी वजह से आपको डिफरेंट एडिटोरियल्स में बार बार इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का थॉट आता रहेगा, बिकॉज हम चाह के भी क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान हमारा नेबर है। और जैसे वाजपेयी जी बोलते थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को तो भूल नहीं सकते, हम पड़ोसी के साथ है, ज्योग्राफी ही इज डेस्टिनी होती है इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए कि जो तुम आंसर्स में लिख सकते हो। और फिर अब इमरान खान की गवर्नमेंट भी चली गई है, तो मैंने सी राजा मोहन साहब के बहुत सारे एडिटोरियल्स, तो ये सब इंडियन एक्सप्रेस में से मैंने तुम्हारे लिए एडिटोरियल्स किए, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ यू रीड दीज एडिटोरियल्स। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ये सब शेयर करता चल जाऊंगा। तो मेरा प्लान यही है कि आपको जितना कम हो कष्ट हो, उतना मैं तुम्हारी मदद कर सकूं इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। फिर हमने बोला था कि डिस्टर्ब पास्ट है, इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्टर्ब पास्ट वो हम पर बड़ा हावी होता है, बिकॉज इट वाज द 3 जून प्लान ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन की, जिसमें पाकिस्तान, द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिलेट, ये सब अलग हो गए। लेकिन यहां से बात खत्म नहीं हुई। ये जो पार्टीशन हुआ, ये सब अलग होना नहीं हुआ, इट वाज अ वेरी ब्लडी पार्टीशन, बहुत ही वायलेंट पार्टीशन था। 15 लाख, ऐसे ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर्स बोलते हैं, 15 लाख men and women and children were slaughtered from while passing from one border to the other border, and बहुत ही सैड सिचुएशन था। और दूसरा एक और इशू आया, वाज द कश्मीर इशू। पाकिस्तान का हमेशा ही कुछ अजीबोगरीब एजेंडा रहता है विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, और इसीलिए 1947-48 में इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट कश्मीर वॉर। और उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग किया था और धोखे से कबालियों को भेज दिया था, जो मैंने बहुत डिटेल में पार्ट 1 में किया है। ओके, और ताकि वो कश्मीर को इलीगली ऑक्युपाई करे। वो बात अलग है
कि इनको आइडिया नहीं था कि इंडियन आर्मी इज अ वेरी पावरफुल आर्मी, और इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया ऑन 27 अक्टूबर 1947, जैसे हम इन्फेंट्री डे बोलते हैं। और फिर धीरे 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 हमने पूरा, ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर ले लेना था, लेकिन फॉर सम रीजन इसको रोक दिया गया एट व्हाट इज कॉल्ड एज द सीज फायर लाइन। तो एक सीज फायर लाइन बनाई गई जो कि कराची एग्रीमेंट में बनाया गया। बट कमाल की बात यह थी कि सीज फायर लाइन लास्ट खोर तक, यानी कि पॉइंट NJ9842 तक डिफाइन कर दी गई, लेकिन उसके आगे इसको डिफाइन नहीं किया गया। उसके आगे लिख दिया गया देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, मतलब NJ9842 जो मैप रेफरेंस पॉइंट है वहां तक तो डिफाइंड थी, लेकिन आगे ऐसा लिख दिया गया कि वहां से ये नॉर्थ होगा टू द ग्लेशियर्स। इसका रीजन ये था कि वो जो जगह है ये सियाचिन वाले एरिया है, और ये जो एरिया है ये बहुत ही कोल्ड, मतलब ऐसा कोल्ड वेदर जहां पर कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। वहां पर जो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने सोचा कि यार इतनी ठंड है, इतना खतरनाक, इतना दुर्गम इलाका है, कौन लड़ेगा इतनी सी जगह के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस जगह के ऊपर भी नजरें गड़ाए बैठा था, एंड वो क्लेम करता है कि पॉइंट NJ9842, ये मैं चाहूंगा अगर हो सकेगा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फार मोर इन डिटेल। जो मैं अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ मैंने 1 घंटे में बताया, तो आई एम श्योर कि तुमको बेटर समझ में आएगा। तो पॉइंट 9J9842 से अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो ये पाकिस्तान लाइन क्लेम करता है। पाकिस्तान बोलता है ये तो नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स है ना, उसको ये लाइन बोलो। तो मैंने अगर इस लाइन को मान लिया तो ये एरिया जो कि सियाचिन ग्लेशियर का है ये पाकिस्तान का हो जाएगा, राइट। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इलीगली सियाचिन ग्लेशियर को अपना मानता है, जबकि ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स इस लाइन को माना जाना चाहिए, लेकिन जो कि इंडिया बोलता है। अगर हम ये बात मानेंगे कि ये इंडिया की लाइन है या फिर इंडिया का क्लेम लाइन ये है, और जो एक्चुअली क्लेम लाइन से भी ज्यादा एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, तो ये एरिया ऑब्वियसली इंडियन कंट्रोल में आता है। अब ये पाकिस्तान को कौन समझाए, तो पाकिस्तान को कोई समझाने वाला तो है नहीं, इसीलिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बन के रह गया। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो 1949 कराची एग्रीमेंट 1949 में हुआ, और सिचुएशन ये थी कि सियाचिन सही मायने में इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट प्लेस। सो थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंडिंग ये थी कि यार ये बहुत ही डिफिकल्ट जगह है, ओके। एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान वहां पर कोई भी एडवेंचरिज्म करेगा, कोई जाता ही नहीं था वहां पर। ऐसा माना गया कि इंडिया ना वहां पे मिलिट्री बेस बना रहा है, ना पाकिस्तान वहां पे मिलिट्री बेस बना रहा है। और यही वजह थी कि NJ9842 के आगे कराची एग्रीमेंट में भी कोई लाइन नहीं बनाई गई थी। उसका रीजन ही ये था कि इतने ठंड वाले एरिया में कौन जाएगा, ह्यूमन बींग्स कोई नहीं रहता। सो व्हाई नॉट बियॉन्ड NJ9842, बिकॉज 1949 जब मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे और सीज फायर लाइन बनाया था, तो उनको ये लगा कि इट इज not necessary to draw any line beyond NJ9842, because यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल्स को लगा कि कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो इन बैरन रीजन्स को डिस्प्यूट करेगी। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तान ना किसी भी जगह पर कोई भी मंसूबे रख सकता है। सो यही सिचुएशन हुआ। और अगर तुम इस मैप को देखोगे तो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, और मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर डिस्क्लेमर बोलता हूं, जो पब्लिक डोमेन में मैप है
मैंने उसी को यूटिलाइज किया है. इफ देयर इज एन एक्यूरेसी प्रॉब्लम इन दिस, काइंडली बेयर विद इट. मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये एग्जैक्टली रेफरेंस टू रेफरेंस पर करेक्ट है. इट इज मियरली फॉर टीचिंग. सो अगर तुम इस पॉइंट को देखोगे तो तुम्हें अचानक सियाचिन ग्लेशियर की बड़ी मैसिव इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी. सो ये वो रीजन है, ओके, ये वो रीजन है जो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, विच इज द अक्साई चिन रीजन. ये वो रीजन है जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, जिसे बोला जाता है द रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. अब जो भी सियाचिन पे कंट्रोल करेगा, जो भी सियाचिन पे कंट्रोल करेगा, ये वो रीजन है, अगर तुम्हें दिखा है एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये शाक्सगाम वैली का रीजन है. ओके, सो ये वो रीजन है जो अगर हमने डिफाइन किया, और ये अगर तुम्हें दिख रहा होगा कारगिल, तो तुम्हें ये नोटिस हो रहा होगा कि ये कितना स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड रीजन है, राइट. और तब तुमको समझ में आएगा कि ये पाकिस्तान ने जो अभी अभी बहुत हाल फिलहाल में 26 जुलाई 1999 को हमने ऑब्जर्व किया था एज द कारगिल विजय दिवस, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कारगिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था. ये रीजन है ले लद्दाख रीजन, ओके, ले पार्ट ऑफ द लद्दाख रीजन. और इस जो भी सियाचिन एरिया को कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा ऑफ द रीजन ऑफ काराकोरम पास, बिकॉज वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे कर देगा. तो इन एरियाज पे बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी से समझ में आने लग जाएगा कि पाकिस्तान के हमेशा खतरनाक मंसूबे इन एरियाज पे क्यों होते हैं, बिकॉज दे वांट टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, सो दैट वो उस एरिया पर इलीगली ऑक्युपाई कर ले. सो दिस इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ कश्मीर, और यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जो सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको हाइट एडवांटेज हो जाएगा, और वो काराकोरम पासेस एंड वेरियस अदर पार्ट्स, और ये वो पार्ट है जिसे NJ9842 बोलते हैं. पाकिस्तान की बात मानोगे तो तुमने शायद ही मतलब बड़े सैड बात है कि हम जिनकी बातें करते रहते हैं, जिन पॉइंट्स की, जिन जगहों की, उनको कोई भी बहुत ही इंटेंशनली पढ़ाता नहीं है. तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे एडवांटेज हो रहा होगा कि ये NJ9842 के आगे ये जो लाइन है, ये पाकिस्तान क्लेम करता है. दिस इज पाकिस्तान क्लेम. अगर ये पाकिस्तान का क्लेम मान लिया जाए तो ऑटोमेटिकली सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का हो जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो पाकिस्तान को हमने बहुत समझाया भैया तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन वो मानते नहीं. However, as I said, एक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये ना इंडिया ना पाकिस्तान यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाता है. तो तुम नोटिस ही करोगे ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है तीनों कंट्रीज के लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और तुमको ये बात मालूम ही है, और इसमें तो मुझे नहीं शक है कि तुम्हें सबको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर एलाइज बोलते हैं एक दूसरे को. यानी कि एक तरफ है इंडिया, और इंडिया को अगर इन दोनों के इस खतरनाक साजिश से बचा कर रखना है तो हमको सियाचिन पर कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है. लेकिन एज आई सेड, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना इंडिया उस एरिया में कुछ बेस बनाता था, ना पाकिस्तान कुछ बेस बनाता था, कुछ भी नहीं हो रहा था. लेकिन फिर वो दिन आ ही गया. तो अब मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है, और वो इस ऑपरेशन मेघदूत. सो इस बात को पहले समझने की कोशिश करो कि ये है सियाचिन एरिया, और मान के चलो अभी के लिए, अब इसको मैं ऐसे पिक्टोरियली ना करके बिल्कुल ऐसे सिंपल लीनियर डायग्राम्स बना लेते हैं. जो सियाचिन एरिया है, ना इंडिया, ये अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी, ना इंडिया यहाँ पर कुछ कर रहा था, ना पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा था. तो ये अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, इसके साथ ज्यादा उम्मीदें मत रखा करो. ओके, सो ये लोग अनरिटन अंडरस्टैंडिंग्स को जब मर्जी तोड़ देते हैं. इन्होंने कारगिल में भी तोड़ा, इन्होंने कश्मीर में भी तोड़ा. तो ये हमेशा धोखे से जीतने की कोशिश करते हैं, फिर इनको इंडियन आर्मी है ना मजा चखाती है बाद में, वो बात अलग है. लेकिन ऐसा ही एक कोइंसिडेंस हुआ, और ये पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई.
सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ कैसे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस, हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। ही वाज अ अनसंग लेजेंड हु सिक्योर्ड सियाचिन फॉर इंडिया। तो सब लोग पहले, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन्स की तरह जोर से बोल दोगे तो और अच्छा है, नहीं तो मन में तो पक्का ही बोलना जय हिंद। बिकॉज ये अनसंग हीरोज हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे जो किसी तारीफ की उम्मीद में नहीं, राइट, किसी रिकॉग्निशन की उम्मीद में नहीं, सब घर से परिवार से दूर बैठकर भी वो देश की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोगों को तो उनको मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अनसंग हीरोज। तो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, अब बुल इसलिए बोलते थे बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रांग, राइट। सो कर्नल नरेंद्र कुमार जो उस टाइम पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो कि गुलमर्ग में है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ये मैंने विकिपीडिया से ले लिया, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो कि गुलमर्ग में है, उसमें वो एक मिलिट्री एकेडमी है, उसमें ही वॉज पोस्टेड। एंड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एंड इन इन अदर वर्ड्स द हाई ऑल्टीट्यूड में अगर लड़ाई होगा तो क्या से करना है। और ऐसी एक चांस मीटिंग में, अब जब कोई हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में होगा तो वो और माउंटेनियर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे माउंटेन एक्सपीडिशन वाले आते हैं, एडवेंचर्स वाले आते हैं, सो उनमें से एक से मुलाकात हुई और कोइंसिडेंटली कर्नल नरेंद्र कुमार को पता चला दैट ये जो पाकिस्तान है ना, ओके, ये जो पाकिस्तान है ना, यहां से फ्रीक्वेंट एक्सपेडिशंस आ रहे हैं टू द ग्लेशियर, ओके। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान परमिट इशू कर रहा है, ओके, कि जो भी सियाचिन एरिया में जाना चाहता है वो हमसे परमिट लेकर जाएगा। अब थोड़ी बात, इस बात को उल्टा समझो, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये सेम मेथड चाइना भी यूज करता है। तो चाइना बीच में स्टेपल्ड वीजास का कॉन्सेप्ट करने लग गया था ना। व्हाट डज दैट मीन? इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज समझो, अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के किसी रीजन को कब्जे में लेना है, ओके, तो वो पहले अपने क्लेम को लेजिटिमेट बनाता है, क्लेम को जायज बनाता है। कैसे बनाएगा? तो वो क्या बोलेगा कि ये जो रीजन है ABCD, ये जो रीजन है, अगर तुम्हें यहां जाना है ना तो हमसे वीजा ले जाओ या हमसे परमिट ले जाओ। तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम हो जाएगा कि अगर कोई कंट्री वीजा दे रही है, कोई कंट्री परमिट दे रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम हो जाएगा इनडायरेक्टली कि ये टेरिटरी उसी कंट्री की है। सो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे आप किसी भी एरिया पर एक इनडायरेक्ट, वो चाहे इलीगली क्यों ना हो, वो क्लेम करने लगता है। तो तुम नोटिस करोगे जब मैंने तुम्हें चाइना पढ़ाया था, इंडिया चाइना रिलेशन, तो वो एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। ये लोग क्या करते हैं, ये मैप लेकर घूमते रहते हैं, ऑलराइट, ये मैप हमारा, देखो मैप की लाइन पे हमारा, ओके, XYZ एरिया हमारा, एक्सेट्रा। पाकिस्तान को भी उनसे ही सीखने को मिला। सो पाकिस्तान भी वैसा ही फॉर्मूला यूज कर रहा था। तो पाकिस्तान ने अपने मैप्स पे सियाचिन को अपना पार्ट दिखा दिया। और कमाल की बात है, उन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बड़ी ही सर चढ़ के बोल रही थी। तो इवन अमेरिकन मैप्स में सियाचिन पाकिस्तान का पार्ट दिखाया जा रहा था। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ा ही खतरनाक तरीका था और इंडिया इससे कंप्लीटली बेखबर था। बिकॉज इंडिया जो है वो एज्यूम करके रख रहा था कि ना पाकिस्तान उस एरिया में जाता है, ना इंडिया उस एरिया में जाता है। ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन डील किससे कर रहे तुम? डील हम पाकिस्तान से कर रहे हैं जो कि इन अनरिटन अंडरस्टैंडिंग्स को कभी नहीं मानता। सो पाकिस्तानी इंटरप्रिटेशन के अनुसार पाकिस्तान अपने एरिया मानता था सियाचिन को। अब जैसे ये बात कर्नल नरेंद्र कुमार को पता चली, उन्होंने हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी को सूचना दी कि देर हो जाएगी, अगर अब हमने
एक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है हम सियाचिन खो बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर एक तो क्लेम कर चुका है, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे एक्सपेडिशंस हो रहे हैं, यानी कि वहां पर माउंटेनियर्स को भेजा जा रहा है, यानी कि वहां पर उसके मैप्स, उस एरिया का सारा नक्शा उन्होंने बना लिया होगा। इसका मतलब है ये मैप्स टाइम पास के लिए तो कोई बना नहीं रहा होगा, ये मैप्स बन गए हैं, नक्शे बन गए हैं, तो ऑटोमेटिकली मिलिट्री एक्शन होने वाला है। तो भाई जल्दी करते हैं। सो कर्नल कुमार ने हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी को बताया, और ऑब्वियसली हेडक्वार्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, और हमने स्टार्ट किया और रिटेलिएटरी मेजर। तो कर्नल कुमार और उनकी टीम ने फटाफट तैयारी की, एंड एट टेम्परेचर्स एज लो एज -50 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने इसी सियाचिन एरिया में, तुम फोटोग्राफ देखकर समझ सकते हो कि बहुत ही खतरनाक एनवायरनमेंट है। आम इंसान के लिए क्या ये जीने की जगह है ही नहीं, लेकिन द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड में कर्नल कुमार led his men into the unforgiving ice और made sure कि एक एक जगह के मैप्स बने, एक एक जगह के नेविगेशन पॉइंट्स बने, ताकि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट हम लोग मिलिट्री एक्शन कर पाए। सो से अ साइलेंट नाना, से अ लाउड थैंक्स टू द इंडियन आर्मी कि ये उनका गट्स है, ये उनकी शिद्दत है, ये उनकी देशभक्ति है कि वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी डरते नहीं, वो पहाड़ों से, वो ओशन से नहीं डरते, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड द मदरलैंड। ऐसा ही हुआ, और हमारे पास भी वही मैप्स आ गए जो कि पाकिस्तान ने झूठ और फरेब से लिए थे। इसी टाइम एक चीज और पता चल गई, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया जो मैप्स थे वो उनको पाकिस्तान यूटिलाइज करने ही वाला था। फिर हमें अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस है वो स्नो बूट्स, यानी कि स्नो वाले कपड़े, जो स्नो बूट्स, स्नो यूनिफॉर्म जो भी होता है, जो कि इस टेम्परेचर के लिए चाहिए होता है फॉर मिलिट्री एक्शन, उसकी शॉपिंग कर रहे हैं और यूरोप से वो बाय कर रहे हैं। जैसे ही हमको ये बात पता चल गई, हमको मालूम पड़ा कि मिलिट्री ऑपरेशन बाय पाकिस्तान टू इलीगली टेक सियाचिन इज अबाउट टू हैपन। वो बात अलग है कि उस टाइम हमें शक था, थोड़े टाइम के बाद हमको प्रूफ मिल गया, जब हमें पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट से ये बात पता चली कि उन्होंने सच में प्लान करके रखा था और उसका नाम रखा था ऑपरेशन अबाबील। लेकिन वो क्या है ना, ये अपने आप को होशियार समझते हैं लेकिन है नहीं। इंडियन आर्मी को मालूम पड़ गया कि ये लोग मिलिट्री ऑपरेशंस करने वाले हैं। हमने उनसे थोड़ी देर पहले मिलिट्री ऑपरेशंस कर लिए, और उसी मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। सो ऑपरेशन मेघदूत पहले प्लान नहीं हुआ था, बट पहले एग्जीक्यूट हुआ। सो ऑपरेशन मेघदूत का प्लान ये था कि द कॉन्टेक्स्ट इज कि कौन पहले जाकर सियाचिन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस करेगा। तो आई होप यू कैन सी दिस मैप। तो ये मैं इंडियन एक्सप्रेस से एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं तुमको, और तो दिस इज क्रेडिट गोज टू इंडियन एक्सप्रेस। ये है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसको बोलते हैं AGPL। दिस इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। सो एक और बार अगर तुम नोटिस करो, देखो इनमें से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जगहें तुम्हें ऑटोमेटिकली अब मालूम है। तुमने ये सुना था, अभी हम कारगिल विजय दिवस हमने अभी थोड़े दिनों पहले ऑब्जर्व किया, तो तुम्हें याद आ रहा होगा बटालिक सेक्टर। सो ये वही जगह है। सो यू नोटिस इट इज वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। सो ये सारी जगहें थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही जाती जा रही थी। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि पॉइंट NJ9842 वो जगह है जहां तक कि ये मैप डिलीनिएटेड है।
और इसके आगे लिखा हुआ है देंस टू द नॉर्थ ऑफ ग्लेशियर्स। इस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स को पाकिस्तान अपने ही अनुसार बना देता है, और वो बोलता है कि पाकिस्तान बोलता है ये रहा जी नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। तो ये नॉर्थ टू द ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का अपना ही नॉर्थ है। और अगर ये पाकिस्तान की क्लेम लाइन मान ली जाए तो पाकिस्तान की क्लेम लाइन के अनुसार ये सियाचिन ग्लेशियर उनका हो जाएगा, लेकिन ये एकदम गलत है। ओके, क्योंकि अब इनको कौन समझाए नॉर्थ क्या होता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी इज इंडिया। और इंडिया आज जिस पोजीशन पे बैठी है, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी ने ऑक्युपाई कर लिया है, उस लाइन को बोला जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो क्योंकि अब हम इस पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, ये एरिया इंडियन कंट्रोल में। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। और अगर तुम ये मैप देख लो तो तुमको एकदम समझ में आ जाएगा कि कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये है कारगिल का रीजन, ये है सियाचिन, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चीन। तो सियाचिन को कंट्रोल करने से हमें ह्यूज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, otherwise it becomes a very very dangerous part for the strategically important areas of Jammu and Kashmir and Ladakh. So यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत हुआ 13 अप्रैल 1984 को। 13 अप्रैल 1984 को 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट को ये ऑर्डर्स और ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कर्नल नरेंद्र कुमार के मैप्स यूज करो, उनकी फिल्म्स जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है और उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करो, और इस एरिया पर ऑक्युपाई करो। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स को यूटिलाइज किया गया वहां पर हेलीकॉप्टर्स के लिए, बिकॉज बहुत ही थिन एयर होती है। उसके बावजूद द कुमाऊं रेजिमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के सब लोगों के साथ मिलकर द 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने इस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया। वाला। So this was a great military victory, and Operation Meghdoot was a successful military mission. So पाकिस्तान सोचता रह गया और हमने सियाचिन ऑक्युपाई कर लिया। So पाकिस्तान द जो उनके खतरनाक मंसूबे थे वो सब वेस्ट हुए। तो पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडियन आर्मी है। यस। एंड फाइनली ऑपरेशन मेघदूत was a huge success on April 13, 1984, when the Kumaon Regiment, the brave Kumaon Regiment, finally took control over the actual ground position line. So ये था ऑपरेशन मेघदूत, and look at the eyes and look at the confidence of the Indian Army, and this is the saga of courage. This is a saga of bravery. And finally on 13th April 1984, we took control over Siachen. पाकिस्तान सोचता रह गया, इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान कभी सपनों में नहीं सोच सकता था। दिस वॉज ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन अब क्या हो गया, कहानी खत्म नहीं हुई, और इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें कंप्लीट कवरेज पढ़ा रहा हूं। सो मैं तुम्हें वो सब कुछ पढ़ा रहा हूं जो ज्यादातर लोगों को खबर भी नहीं है। ये खत्म नहीं हुई कहानी। क्या अगर हो तो क्या, सियाचिन कवर ऑक्युपाई तो हो गया, हाँ, लेकिन अभी हमने कंप्लीट सियाचिन को कवर नहीं किया था। हमारे पास एक्चुअल जो कंट्रोल था उसको समझने में अब थोड़ा सा पॉइंट और समझेगा, और उसके लिए मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये एक, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक पिक्चर है। ये केवल एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। ओके, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, और एक्यूरेसी को, मैं कोई मिलिट्री मैन तो हूं नहीं, और ना मेरे पास वैसे मैप्स है, तो जो भी मुझे बस पब्लिक डोमेन में है मैं तुम्हें इसको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। सो द सिचुएशन वाज कि इंडिया ने सियाचिन का एक, पहले तो बर्फ देखो यार, पहले एनवायरनमेंट देखो, कैन यू इमेजिन कैसी एनवायरनमेंट है।
सो इस सिचुएशन में इंडिया ने ऑक्यूपाई तो कर लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी हाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, तुम देख रहे हो, ये दीवार है प्रैक्टिकली। यस, ये प्रैक्टिकली एक पहाड़ बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा, बर्फ की दीवार की तरह। ये एक बहुत ही जबरदस्त हाइट से, जहां से कि आप करीब करीब पूरा एरिया डोमिनेट कर सकते हो, ये जो हाइट थी, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। और ये अब बाना टॉप कहलाता है। उस टाइम पर इसको बाना टॉप नहीं बोलते थे, उस टाइम पर इसको कैद पोस्ट बोला जाता था। इसको कैद पोस्ट बोलते थे। तो पाकिस्तान इस पोजीशन को कैद पोस्ट बोलते थे। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में ज्ञान है, तो कैद वर्ड जो रेफर कर रहा है वो ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यूज करते थे। कैद ए आजम बोलते थे उसको। इस अदर वर्ड्स की इतना इनको कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने जो इनके फादर ऑफ द नेशन है, उनके नाम पर कैद पोस्ट रख लिया था। बताओ, आदमी इतना कीमती पोस्ट होगा कोई तो, और इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पोस्ट कहीं नहीं जा रही, तभी तो जाके वो अपने फादर ऑफ द नेशन के नाम पर वो रख सकते। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस है। ऊपर से उन्होंने वहां पर अपने कमांडोज रखे हुए थे, तो जो उनके स्पेशल फोर्सेस थे वो भी वहां पर बैठे हुए थे। मैंने बोला यार हो ही नहीं सकता, ये पोस्ट हमारी है, और यहाँ से ये इंडिया ने ये सब तो ले लिया। अब ये जैसे वर्ल्ड का हाईएस्ट हेलीपैड था, ये सोनम पोस्ट था, ये सब, इन सब पे तुम नोटिस कर सकते हो कि पहाड़ों की जो लड़ाई होती है उसमें जिसके पास ऑल्टीट्यूड होता है उसी को एडवांटेज होता है। और बड़े कॉन्फिडेंटली लोग बैठे हुए थे। बोला यार तुम इंडियन आर्मी सोचते रहो, ओके अब देखो। लेकिन ये भूल जाते हैं ना क्या, कि ये इंडियन आर्मी है। और ऐसे ही एक ओवर कॉन्फिडेंस स्टेप में पाकिस्तान ने वो कर दिया जो इन्होंने नहीं करना चाहिए था। और ये लोग हमेशा ऐसा काम करते हैं, फिर इंडियन आर्मी इनको सजा देती है। सो सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर उस टाइम पर एक पेट्रोल पार्टी के साथ इस एरिया में थे, और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के ये ऑफिसर थे। और पाकिस्तान ने वो कर दिया जो कि उसने नहीं करना चाहिए था। कैद पोस्ट इनके कंट्रोल में थी, विच वाज एट द हाइट ऑफ 22,153 फीट। ओके, और ये 22,153 फीट, ओके, ये 500 मीटर की हाई आइस वॉल पे थी, विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 80 टू 85 डिग्री, मतलब करीब करीब खड़ी दीवार थी। और इन्होंने अननेसेसरली टारगेट करके सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे साहब और उनके पेट्रोल पार्टी पर हमला किया, जिसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे वाज किल्ड इन एक्शन। ऐसा जब इंडियन आर्मी को पता चलता है कि उनके किसी ऑफिसर या किसी सोल्जर के साथ धोखा किया गया, और अननेसेसरली जो कोई जरूरत भी नहीं थी, और तुमने घात लगा के हमला किया, फिर इंडियन आर्मी उनको छोड़ती नहीं है। और दैट इज वाई इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन राजीव। सो ऑपरेशन राजीव, लेफ्टिनेंट राजीव पांडे का सो कॉल्ड रिटालिएशन था कि तुमने हमारे ऑफिसर को, जो नहीं कुछ कर जरूरत थी, तो भी तुमने उनके ऊपर अटैक किया, अब देखो हम क्या करते हैं। बट तुम्हें एक बात को सोच के थोड़ा सा टेंशन जरूर हो रही होगी कि ठीक है, काफी गुस्सा जरूर होगा, लेकिन वो 500 मीटर की खड़ी दीवार, 500 मीटर की खड़ी दीवार, ऑलराइट, वो पहाड़ है 500 मीटर का, राइट, और ऊपर कमांडोस भी बैठे हुए हैं, ऑलराइट, एंड इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, वो ऊपर से देख लेंगे। और वैसे भी 500 मीटर की बर्फ की दीवार कौन चढ़ पाएगा, 500 मीटर, आधा किलोमीटर। ये इंडियन आर्मी है, और ये इंडियन आर्मी है, ये तो इंडियन आर्मी में एक से बढ़कर एक जाबाज है, और उन जाबाजों में से जाबाज है हवलदार बाना सिंह। ओ, बाना सिंह साहिब जो थे, इन्होंने वो कर दिखाया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। सो बाना सिंह साहिब जो थे जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के, इन्होंने एक्चुअली एक्चुअली नायब सूबेदार, एक्चुअली सॉरी, नायब सूबेदार
वो लेटर टर्न इनटू ऑनरेबल कैप्टन बाना सिंह, और इन्होंने वो करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये दीवार दिख रही है, हाँ, ये 500 मीटर की दीवार है। 500 मीटर की ये दीवार बाना सिंह साहिब चढ़े, अपने सोल्जर्स के साथ चढ़े, और बर्फीली हवाओं के बीच में चढ़े, और ऊपर गए, पहुंचे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज को मारा, उनके ही गन्स को उनकी ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न किया और फायर किया, और उनके ही स्टोव पर बैठकर 3 दिन की कड़ी चढ़ाई के बाद पहुंचकर पहली बार खाना खाया। ये अनबिलीवेबल फीट जो था, अनबिलीवेबल फीट जो था, उसके लिए ऑनरेबल कैप्टन बाना सिंह साहब को मिला परमवीर चक्र। और ये कैद पोस्ट अब कैद पोस्ट नहीं रहा, अब ये हो गया बाना टॉप। ये तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, अगर तुम ये सुन रहे हो और मैं तुम्हें ये बात पिक्चर्स के साथ ना दिखाऊं, फैक्चुअली ना दिखाऊं, तो तुमको लगेगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। So, with utter disregard for their personal safety, Singh and his men charged through fire zone, firing and lobbing grenades at the enemy. Using hand-to-hand combat, they also bayoneted the enemy soldiers outside the bunker. इनमें से कोई भी चीज मैं तुम्हें मनोहर कहानियों में से नहीं पढ़ा रहा, टाइम पास में नहीं पढ़ा रहा, गप्पे नहीं पढ़ा रहा, अनऑथेंटिकेटेड नहीं पढ़ा रहा, सब कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस में से पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स में से आ रहा है, या तो वो किसी न्यूज़पेपर में से है, या फिर इंडियन आर्मी की किसी वेबसाइट से है, या किसी एडिटोरियल में से है, या किसी बुक का एक्सेप्ट है। सो रिलैक्स ऑन द ऑथेंटिसिटी। एंड सिंह personally threw grenades into the bunker before closing the door, killing the 6 Pakistani soldiers holed up inside and clearing the post of all infiltrators. It was later found out that the enemy soldiers belonged to the Shaheen Company of Pakistan's elite special services group. तो ये जो उनके कमांडो ग्रुप है उनको खत्म किया। Next, the victorious Indian soldiers turned the guns towards Pakistan in the north. फिर उन्हीं का स्टोव यूज किया, राइस बनाया, जो कि उन्होंने 3 दिन के बाद खाना खाया था। ऐसे ये देश पावरफुल हुआ है, अनसंग एंड रिकॉग्नाइज। ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हमारे डिफेंस फोर्सेस के सैक्रिफाइस और गट्स पे ये देश टिका हुआ है। से अ लाउड जय हिंद। और अगली बार जब तुम्हें कोई आर्मी सोल्जर्स मिलेंगे या एयरफोर्स ऑफिसर्स मिलेंगे या कोई भी मिलता है फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, दिल से जाकर उनके सामने खड़े होके जय हिंद बोलो। ये देश इनके सैक्रिफाइसेस को अगर रिकॉग्नाइज भी कर लेना तो भी बहुत है। वी हैड नो स्ट्रेंथ टू सेलिब्रेट एट 21,000 feet. Nobody does the bhangra or yells war cries. Ultimately, sheer doggedness wins. If we had once hesitated, Qaid would still be with Pakistan. This was Bana Singh saying at a later time. So the context was, it was a very big thing. और जैसे जो टॉप, जिस माउंटेन टॉप पर आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है, उस माउंटेन टॉप को इन द रिकॉग्निशन ऑफ बाना सिंह साहिब्स गट्स एंड ब्रेवरी, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज बाना टॉप। तो दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। किसी ने सोचा नहीं था कि आज जो हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि इस दुर्गम इलाके में द वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी आर्मी ऐसे सोच भी सकती है कि ऐसी जगह पे लड़ना पड़ रहा है, बट वी हैव टू फाइट इट आउट। एंड यही लिखा हुआ है जो सियाचिन बेस कैंप में लिखा है,
and I quote, quartered in snow, silent to remain, when the bugle calls, they shall rise and march again. So वहां पर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज अगर तुम पढ़ोगे तो सियाचिन में चीता हेलीकॉप्टर्स एक एक पानी का जो पीने के लिए वहां पे बर्फ को पिघलाना पड़ता है, राइट, तब जाके आप पानी पी सकते हो. पीपल आर डाइंग एंड दे आर सफरिंग विद फ्रॉस्टबाइट. ये बहादुरी की मिसालें हैं जिनके बारे में वी शुड ऑल बी थैंकफुल. एंड आई थिंक मेरे इससे बेटर ये सियाचिन वॉर मेमोरियल का एक्चुअल जो कोट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन अ मैन डाई बेटर than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods. तो सियाचिन में जब भी कोई हमारा आर्मी ऑफिसर या कोई भी सर्व करता है तो उनको ये रिबन दिया जाता है. तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कभी कोई आर्मी ऑफिसर दिखाई दे और उन्होंने ये रिबन उनके चेस्ट पर लगा हो तो उनको खड़े होके ना थैंक यू बोलना, क्योंकि ये सुपर ह्यूमन एफर्ट है जिसकी वजह से सियाचिन आज इंडिया के पास है. और एवरी डे, हर घंटे जो वहां पर स्ट्रगल है फॉर लाइफ और जो वहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज अनबिलीवेबल. सो हमारा आज पहला डिस्प्यूटेड एरिया हो गया है और इन दिस इस मोमेंट पर रुकना बड़ा जरूरी है ताकि हम थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब कर सके कि इस देश को इस देश को सिर्फ बातों ने नहीं, इस देश को इस देश के सिपाहियों ने, इस देश की फौज ने अपने सैक्रिफाइस से खड़ा रखा हुआ है. सो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा. जय हिंद माय फ्रेंड्स. सो अभी का ये वीडियो यहीं तक. ऑलराइट, वील स्टार्ट विद पार्ट 3. तो मैंने तुम्हें ऑपरेशन मेघदूत बता दिया है, मैंने तुम्हें सियाचिन बता दिया है, मैंने तुमको फर्स्ट कश्मीर वॉर बता दिया है. आई होप तुम्हें एडवांटेज हो रहा है और तुम्हें पता चल रहा है कि मेरी इंटेंशन ये है कि कंप्लीट कवरेज हो एंड मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. और तुम्हें अब पता चल गया होगा कि अगर हम YouTube पर ऐसे पढ़ाते हैं तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में हम कैसे पढ़ाते होंगे. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. This is a mega extension offer at 20% discounted prices. Plus you will get up to 6 months extension. तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very very happy to teach you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.